श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय होता है। इस कार्यक्रम में मैं पूजा मैम का स्वागत करती हूँ। हमारा तृतीय नेत्र ए बुक चालू है अभी, तो वेलकम टू मैम। Yes. Thank you all masters. Thank you so much. आज के इस सेशन में 1 सेकेंड मास्टर्स, आत्मवंदन सबको। आज का चैप्टर नंबर 2 है द थर्ड आई बुक, जो लोप सिंह रामपा की आत्मकथा है उसकी। यस्टरडे तक हमने देखा, कल तक देखा था हमने कि कैसे वो एक 4 साल के बच्चे से लेके 7 years old 7 साल के बच्चे तक अपना जो भी सफर था वो बता रहे थे। अब इस चैप्टर में बताएंगे कि अब जो इवेंट होने वाला है, जहाँ पे उनके फ्यूचर करियर के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स बताने वाले हैं उनके घर वालों को कि वो आगे जाके क्या बनने वाले हैं। तो ये दिन शुरू हो गया है। वो उठ गए हैं, अब ये विचार कर रहे हैं कि मैं क्या बनूंगा। क्या मैं प्रोफेशनल काइट फ्लायर बनूंगा या फिर लामा बनूंगा, क्या बनूंगा मैं। तो तभी घर में क्या शुरू है वो बता रहे हैं अभी। घर में सब लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी हो रही है। कोई लोग बहुत एक्साइटेड है, बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके जो सेवक है, जो इनको संभालते थे, उनका नाम है युलगे। युलगे इनको तैयार कर रहे हैं। उनको और भी बहुत सारे काम हैं। तो युलगे इनको इनकी चोटी बांध रहे हैं, पीछे जो उनके लॉन्ग हेयर थे उसकी चोटी बांध रहे हैं। और वो इतना जोर जोर से ओढ़ के, बहुत सारा तेल लगा के, एकदम स्ट्रेट चोटी चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं। इस बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है, बोल रहे कि अरे क्यों कर रहे हो ऐसे, जैसे कि मेरे बाल ही अभी उखड़ जाएंगे, मैं पहले से लामा बन जाऊंगा विदाउट बीइंग लामा। तो वो बोल रहा है कि देखियो, तुम्हारे अगर मैंने बाल स्ट्रेट नहीं किए तो तुम्हारी माँ मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। तो मुझे ये स्ट्रेट करना ही पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि अरे थोड़ा सा धीरे करो, नहीं तो मेरे गर्दन निकल जाएगी। वो बोल रहा है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी चोटी स्ट्रेट होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मतलब ये मजाक में बोल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो स्ट्रेट कर दिया, अभी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया उनकी बड़ी बहन जो 10 साल की है, फिर भी वो इतना लाइक बड़े लोगों की तरह बहुत काम कर रही है इस इवेंट के लिए। पिताजी के साथ वो कुछ चर्चा कर रही है उनके रूम में जाके कि अभी जो भी इवेंट है उसके बारे में क्या करना है। तो लड़की और लड़का दोनों को भी यहाँ पे एक समान भाव से देखा जाता है। लड़की जो 10 साल की है, फिर भी उससे वो चर्चा कर रहे हैं कि इवेंट में हम अभी आगे आगे क्या करने वाले हैं, इसके निर्णय उनको इम्पोर्टेंट लगे। तो ये 7 years old रामपा बोल रहा है मुझे भी जाना है। मैं अभी इतना छोटा नहीं हूँ, अगर मेरा करियर डिसाइड हो रहा है तो मुझे भी ले लो चर्चा में। बट उनको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अभी तक उनका करियर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे और एक मजाक से वो बोल रहे हैं, मेरी माँ तो इतनी इतने सारे काम कर रही है, यहाँ से लेके वहां भाग रही है, ऐसे लग रहा है एक नहीं मेरे हजारों माँ है यहाँ पे। जो भाग रही है यहाँ से वहां, कौन सी है वो समझ नहीं आ रहा है। जो अभी राइट साइड में थी वो है या लेफ्ट साइड में थी वो है। तो बहुत ज्यादा काम शुरू है घर में। अभी उन्हें पता चलता है कि अभी इस फैमिली को एक कैथेड्रल होता है, कैथोलिक चर्च जैसा होता है कैथेड्रल, मंदिर है उनका तिब्बत में। कैथलिक लोगों का, जो कैथलिक होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनका ये कैथेड्रल है जहाँ वो जाने वाले हैं। वो जगह का नाम है जोकांग। लासा से थोड़ा सा नजदीक है, जोकांग नाम का एक परिसर है जहाँ पे ये कैथेड्रल है, मंदिर है, चर्च है। यहाँ जाने का तय हो गया। यहाँ पे जाके एक रिचुअल करना है जहाँ पे दलाई लामा होंगे, और वहां से वापस आके ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब जाने से पहले गोंग जैसे एक बेल रिंग होती है, जिस जिसको सुन के फैमिली मेंबर्स को एक जगह जगह पे इकट्ठा होना है, और वहां से उन वो लोग साथ में जाने वाले हैं उस गांव में। ओके, तो ये गोंग हो गया। सब लोग आ गए, लेकिन ये जो दलाई लामा है
वो खुद इतना इतना बहुत उत्सुक नहीं है वहां जाने के लिए। ये थोड़ा सा धीमे धीमे चलते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर भी डर लग रहा है कि क्या करना है। तो वो अभी पोटाला की ओर चले गए। वो बोल रहे इतना दूर है वो आ, मंदिर, कि पोटाला की ओर चले चलते 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 जो कैंग से वो पहुंच रहे हैं उस मंदिर में। जो कैंग, उस कैथेड्रल वो पहुंच गए अभी। इस चैप्टर की शुरुआत में उस मंदिर को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मंदिर दिखता कैसे है। वो बता रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े द्वार है मंदिर के, विशाल लकड़ी के बीम हैं मंदिर के अंदर, जो छत को संभाल रहे हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है। छत भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे लकड़ी के बीम है यहाँ पे। तो अगरबत्ती की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। फिर यहाँ दिए जल रहे हैं, दियों की रोशनी है इसके अंदर। द्वार पे देवी देवताओं की ऐसे प्रतिमाएं बनाई गई है, जो गोल्ड की बनाई गई है, रियल गोल्ड की। ओके। और कुछ प्रतिमाएं गोल्ड की नहीं है, डिफरेंट धातु की बनाई गई है। कैंडल्स जलाए गए हैं सब जगह पे। तो ये ना एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। जैसे हम भी किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें ये सब दिखता है, दिए जलते हैं मंदिर के द्वार पे, कुछ डिजाइन नक्शी होती है। सोने की नहीं होती होगी हर जगह, लेकिन होती तो है भगवान की नक्शी। और एक मूर्ति होती है, या फिर कई ज्यादा मूर्तियां होती है मंदिर के अंदर। तो इनके यहाँ पे भी सेम है। मूर्ति यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे वो डोर जैसा एक बना लेते हैं, सलियों का, मतलब रॉड्स का। ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके लिए ये घर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उच्च परिवार से है, वो लोग बहुत डोनेशन करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अब इनके पिताजी एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ गई गने गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। ये जा रहे हैं उस मंदिर के छत पर। उस छत पर जो भी रिचुअल्स करने हैं उसके लिए जा रहे हैं। तो इस छत पर जाने के लिए सिर्फ कई लोगों को अनुमति होती है, सभी को नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजों का ही ये जगह उसके लिए यूज की जाती है। जैसे वो एक संदर्भ दे रहे हैं। जब लासा में अटैक हो रहा था, तब वो डिस्कशन हो रहा था सारे अधिकारियों के बीच में, तब इन्होंने इस चर्च के छत पर आके वो किया था। तो कोई इम्पोर्टेंट सिचुएशंस में ही ये मंदिर के छत पे जाके डिसीजंस लेते हैं, या फिर वो अलाउड है जाना। क्योंकि इनके पिताजी वन ऑफ द 10 बिगेस्ट रिचेस्ट फैमिली है, वो एक अधिकारी पद पे है। तो इनको परमिशन मिल गई है। ऐसी कोई भी परमिशन लेने के लिए दलाई लामा के पास उनको अपील करनी पड़ती है। ओके। इसके अलावा दलाई लामा एक मुख्य व्यक्ति है तिब्बत में। दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु तो है ही तिब्बत के लिए, लेकिन उसी के साथ राजनीति के नेता भी है वहां के। वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज में ये लीडर्स है। तो दलाई लामा जो भी अपील आते हैं उनके पास, अंतिम निर्णय, अंतिम लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है दलाई लामा। तो उसके आगे कोई डिफरेंट डिसीजन नहीं होता है। दलाई लामा का डिसीजन अंत में जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। और बहुत हद तक इनकी वजह से अन्याय होने से बच गया है। अगर किसी जगह पे अन्याय हुआ है तो वो सुधारा गया है। तो ये जो न्याय संचारण है यहाँ पे, संस्था है, वो बहुत ही कठोर है। और लाइक दलाई लामा के अंडर ही वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा ये डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसी तरह से इसके लिए भी अपील की गई है कि इस जगह को हमें यूज करना है। अपील मंजूर हो गई है। तो वाई दलाई लामा इज द फाइनल जज हियर, राइट? उनका डिसीजन फाइनल क्यों होता है? क्योंकि एक तो देश में प्यार और सम्मान जारी रखना है, राइट? अगर हम बहुत सारे फैमिलीज को ये न्याय व्यवस्था का जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, तो वहां पे राजनीति बढ़ेगी। तो उनके हिसाब से अगर एक ही इंसान जो गुरु के रूप में हम देखते हैं, अगर वो डिसीजंस लेने लगे, तो
इस देश में प्यार और सम्मान बचा रहेगा, और अम, अन्याय से भी लोग बाहर आ सकते हैं, सुधर सकते हैं। तो इसलिए दलाई लामा सिर्फ वहां पे होते हैं। उम, फिर उसके आगे वो बताते हैं कि यहाँ की राजनीति कैसे काम करती है, बाकी राजनीति। यहाँ पे जब लासा पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, राइट? जब अटैक किया था 1904 में, तब दलाई लामा भाग गए थे मंगोलिया। एक्चुअली उनको बोला गया था जाने के लिए, क्योंकि दलाई लामा एक गुरु है, और ये गुरु आगे जाके सारी लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको सक्षम बनाते हैं इस न्याय व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। तो उनको बोला गया था कि आपकी सुरक्षा रखना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए आप जाइए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको बोल दिया कि दलाई लामा भाग गए। क्योंकि वो खुद की जान को बचाना चाहते थे। तो ये एक राजनीतिक कदम था जो दलाई लामा को भी लाइक फॉलो करना पड़ा, राइट? तो ये राजनीति के बारे में है। वो बोल रहे हैं कि आगे मंदिर का दृश्य कैसा है। ओके, मंदिर का दृश्य जो छत पे गए हैं, तो वो बोल रहे हैं अद्भुत, अद्भुत दृश्य है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पूर्व पूर्व परिसर में लासा दिख रहा है, जहाँ पे बहुत हरा भरा मैदान है, बहुत अच्छे पेड़, लंबे लंबे पेड़ है, और बहुत सुंदर सुंदर नदियां भी दिख रही है वहां से, छत के ऊपर से। तो क्योंकि ऊंचाई पे भी है ये मंदिर, तो उसके छत से उनको बहुत ज्यादा अच्छा नजारा दिख रहा है। उत्तर और दक्षिण में भव्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ओके, तो उनका जो एकांत और शांत जो नजारा है, ही वॉज एबल टू फील इट। सिर्फ देख के ही उनको शांतता फील हो रही थी उन पर्वतों को देख के, जो बर्फीले भी थे थोड़े से चोटी पे। ओके, और निचले स्तर पर लासा के जो भी घर हैं वो सब था, आश्रम थे। तो ये बहुत सारा नजारा जो लासा से ही दिख रहा था, और जो उत्तर दक्षिण में था वो पर्वत दिख रहे थे, लेकिन पश्चिम में उन्हें पोटाला और चाकपोरी जो लामासरीज है वो दिख रहे थे। तो ये पूरा नजारा उन्हें दिख रहा था। आगे बताता है कि कैथेड्रल मैदान भी उन्हें यहाँ से दिख रहा था ऊपर से। तो कैथेड्रल मैदान वहां पे क्यों यूज करते थे? वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो मृतकों के लिए जो भी मृत्यु पाते हैं, इस कैथेड्रल के मैदान में उनको लाया जाता है, यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और और यहीं पे निकट ही भिक्षुक भी रहते हैं, उनका निवास स्थान भी है। ओके, बौद्ध धर्म के एक पवित्र स्थान की तरह इसको देखा जाता है। ओके, इस कैथेड्रल मैदान को, क्योंकि यहाँ पे शरीर छोड़ के जो आत्माएं चली गई हैं, उनका अंतिम संस्कार जो होता है वो एक रिचुअल बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, इसीलिए ये मैदान भी उतना ही पवित्र है। तीर्थयात्री जब यहाँ पे आते हैं भिक्षु की तरह रहने के लिए, तो उस जगह पे वो रहते हैं, उनका निवास स्थान वहां पे बनाया गया है। अम, फिर विभिन्न स्वरों और वाद्य यंत्रों के उनको वहां पे भजन कीर्तन की तरह आवाज आ रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रहा है, कितना पवित्र उनको फील हो रहा है वहां पे, कि एक चर्च में, एक मंदिर में जो होना चाहिए वो सब उनको दिख रहा है। ओके, वहां भी धीरे धीरे लामा जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो भी रिचुअल उनको करना है वो शुरू होने वाला है। धीरे धीरे लामाज आ रहे हैं। यहाँ के जो लामाज है वो लाल, मरून, सोने के रंग और सफेद, या फिर डार्क मरून, ये जो चार पांच कलर्स है, इसी कलर्स में कपड़े पहन सकते हैं। बहुत सारे तो मरून और लाल पहनते हैं, लेकिन जो लामा सुनहरा कलर, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके फैमिलीज उनको दे सकते हैं, वो सुनहरे रंगों के भी कपड़े पहन सकते हैं, सफेद और गहरे मरून कलर के भी पहन सकते हैं। घोटाला में भी जो भी अधिकतर भिक्षुक है वो लामा ही है, और वो भी इस में शामिल हो रहे हैं इस इवेंट में। इन्हें ये दिख रहा है, और और बोल रहा है कि सोना निष्कलंक और शुद्ध माना जाता है।
इसलिए सोने का उपयोग तिब्बत में बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। ये तिब्बत का पसंदीदा कलर है, सोने का कलर, गोल्डन कलर। तो इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में, चर्च में, तिब्बत के मंदिरों में मूर्तियां सॉरी, गोल्डन कलर ज्यादा यूज की जाता है। इसके अलावा जो घर में भी कैंडल स्टैंड्स होते हैं या फिर कुछ वुडन फर्नीचर होता है, उस पर सोने के कलर से नक्शिया की जाती है। तो ये इन जनरल बता रहे हैं उस परिसर के बारे में। अब मंदिर की छत पे वो अभी हैं और सारे लामास आ रहे हैं इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी ये सारे लोग तैयार हो रहे हैं। मॉम ने उनके सारे नौकरों को शीघ्रता से बुलाया और सारी अरेंजमेंट करने के लिए बोल दिया है। तो मास्टर्स, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कि उसके आगे क्या हो रहा है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। वो बहुत विस्तार में सब कुछ बता रहे हैं। मैंने जितने पेजेस पढ़े हैं अब तक, उसमें उन्होंने चैप्टर 2 में मंदिर के बारे में, लासा के बारे में, तिब्बत के बारे में ये सब बताया है। सो आगे जो है उसमें भी कुछ और चीजें रिचुअल के बारे में बता रहे हैं। उस रिचुअल के बाद होने वाला है एस्ट्रोलॉजिस्ट से वो अंतिम निर्णय। तो हैंग इन देयर, हम जाएंगे वहां तक। यस। लेकिन आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं मास्टर्स। और आपको कुछ शेयर करना है तो आप कीजिए। कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? यस यस, यस। मैं वही बता रही थी। बिकॉज मुझे तो लगता है मेरा कनेक्शन है कुछ ऐसा बुद्धिज्म से या कुछ। बिकॉज आई वही वैसे बताया मैंने, आई हैड प्रिविलेज ऑफ गोइंग देयर इन लेह। लेह में मैं 3 बारी लास्ट ईयर से अब तक मैं 3 बारी जा चुकी हूँ। एंड आई हैव बीन स्टेइंग देयर लाइक फॉर 10-15 days। आई हैव बीन रोमिंग अराउंड इन ऑल दोज जो गोम्पा होते हैं, उनके मोनेस्ट्रीज होते हैं। तो वहां कुछ ऐसी था जो आप बता रहे हैं, तिब्बत के ठीक लगी हुआ है। तो हम्म। वाकई गोल्डन कलर, एंड वेन एवर यू गो यू विल फाइंड दीज लामाज ओनली, जो वहां पे रहते हैं भिक्षु। वो गोल्डन पेंट से अपने मंदिरों को वो रिनोवेट कर रहे होते, खुद ही करते हैं ना सारा कुछ वहां पे। यस। एंड सारा कुछ वो पेंट कर रहे होते हैं, और यही 2 कलर आपके, मरून एंड गोल्डन। सो यस। एबल टू कनेक्ट। बहुत सुंदर लग रहा है सुन के, बहुत सुंदर। हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया भी है। मैंने ना बुक पढ़ा और उसके हम्म, बाद मैंने एक बार ऑडियो बुक सुना। द जो भी रीड कर रहा है ना वो चैप्टर, वो पर्सन हम्म, भी इतने अच्छे से कर रहा था कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेनसडे नेक्स्ट वेनसडे शायद हम 1 घंटा पहले करेंगे, राइट? सेशन। हाँ। आज जैसे 8 to 9 है, नेक्स्ट वेनसडे 29th of November को 7 to 8 कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ही थोड़ा काम है एक्चुअली। और थर्सडे हम नॉर्मल टाइम ले लेंगे। ओके मास्टर्स। ठीक है मास्टर्स, आप बैठ जाइए ध्यान की स्थिति में, रिलैक्स हो जाए, शरीर को रिलैक्स रखिए। पीठ की रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट हो, उसे बेंड नहीं करना है। शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स रखिए। बैक सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन अपने सिर को किसी भी सतह से नहीं जोड़े रखे। बैक से मतलब बैक अगर सपोर्ट लेना है तो कंधे तक लीजिए। पैरों को क्रॉस कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। आंखों को बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पे केंद्रित कीजिए। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
आप एक विशाल पिरामिड में बैठे हैं, ऐसा विजुअलाइज करें। आपके अराउंड ये गोल्डन पिरामिड आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने माइंड से। इस गोल्डन पिरामिड में आप इनवाइट कर सकते हैं आपके पूर्णात्मा, आध्यात्मिक गुरु और आपके सारे अन्य पसंदीदा गुरु, एंजेलिक गाइड्स। फील कीजिए कि ये सारे गाइड्स आपके अराउंड बैठे हैं और आप एक सर्कल के सेंटर में बैठे हो। सारे डिवाइन मास्टर्स चारों ओर बैठे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब फील कीजिए कनेक्शन उन सारे डिवाइन मास्टर्स से। सारे डिवाइन मास्टर्स आपको आशीर्वाद रूप में स्वर्णीय ऊर्जा दे रहे हैं। आप पर वो स्वर्णीय ऊर्जा बरस रही है। धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से आपके फोरहेड, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, चिन, cheeks एंड एवरी फेशियल मसल में ये स्वर्णीय ऊर्जा जा रही है। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके गले में, नेक, शोल्डर्स, शोल्डर ब्लेड्स, पूरी तरह से ये सारे शरीर के अंग स्वर्णीय ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं, आपको हील कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके हाथों में, आपके आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, फिंगर्स, ये स्वर्णीय ऊर्जा, अगर आपके हाथों में किसी भी प्रकार का पेन है, दर्द है, स्ट्रेस है, स्टक एनर्जी है, सबको बाहर निकाल दीजिए और इस ऊर्जा को हील करने दीजिए आपके हाथों को। जो सारे नेगेटिव ऊर्जाएं आपने बाहर निकाल दी है ब्रीद आउट करके, वो परमात्मा के उजाले में जाके परिवर्तित हो जाएंगे, प्यार में, अच्छाई में। अब धीरे धीरे स्वर्णीय ऊर्जा आपकी चेस्ट, अपर बैक में समा गई है। आपके हार्ट सेंटर में स्वर्णीय प्रकाश का अनुभव कीजिए। ये स्वर्णीय प्रकाश मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, जेलसी, लिमिटिंग बिलीव्स, एंगर, इरिटेशन, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, सभी को बाहर निकाल देगी। ब्रीद आउट करके ये सारे नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए। परमात्मा के पास छोड़ दीजिए परिवर्तन के लिए, अच्छाई में, प्रेम में, प्यार में। आपके हार्ट में अभी सिर्फ प्यार की भावना है, आनंद और शांतता।
बैक साइड में जो अपर बैक है वहां पे कोई भी स्टक एनर्जी फील हो रही है उसे भी रिलीज कर दीजिए। और स्वर्णीय ऊर्जा को बहने दीजिए धीरे धीरे पूरे शरीर में, शरीर के हर एक अंग में, हर एक सेल में, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम में। मास्टर्स धीरे धीरे ये स्वर्णीय ऊर्जा आपकी पेट के एरिया में, लोअर बैक, internal all the muscles, hip bones, रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स, प्रजनन के जो भी शरीर के अंग है उन सभी को ये स्वर्णीय ऊर्जा मिल रही है। जो भी फियर्स है, घबराहट है, असंतुष्टता है, कंफ्यूजन है, ये सभी चीजें आपके जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा कर रही है इनको बाहर निकाल दीजिए। परिवर्तन के लिए छोड़ दीजिए उनके परमात्मा के पास। और अब आप पूरी तरह से मुक्त है उन सारे नेगेटिव फीलिंग्स से। स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर के हर एक अंग में पहुंच गई है। धीरे धीरे आपके बॉडी का लोअर पोर्शन, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, टोज एंड हील्स, यहाँ पे जो भी तकलीफें हैं, स्ट्रेस है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, हर एक दर्द को आप बाहर निकाल दीजिए, ब्रीथ आउट कर दीजिए। और अब गोल्डन एनर्जी को आपके हर एक अंग को, पुर्जे को हील करने के लिए अलाव कीजिए। दर्द के उस अंग को, शरीर के उस पार्ट को ध्यान में रखिए, विजुअलाइज कीजिए और फील कीजिए कि गोल्डन एनर्जी उसको हील कर रही है। मास्टर्स को खुद के मन को और शरीर को उन सारे लिमिटेड बिलीफ से मुक्त कर दीजिए, फ्रीडम पा लीजिए। श्वासों के साथ बने रहे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लास्ट के 5 मिनट्स है मास्टर्स इन दिस मेडिटेशन। श्वासों पे बने रहें, पूरा ध्यान केंद्रित करें आपकी आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास पर। चेहरे पे एक स्माइल लेके आए,
फील कीजिए ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड लव। मास्टर्स आखिरी के 3 मिनट है इस मेडिटेशन में। मास्टर्स, अब हम कृतज्ञता भाव से उन सभी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें जीवन में अब तक बहुत कुछ सिखाया है, मार्गदर्शन किया है, हमारा साथ दिया है, अनुभव दिया है। माता पिता हमारे, जो हमारे पहले गुरु हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं घर में, जो हमसे दूर रहते हैं। जीवन में आने वाले हर एक पल को पूरे मन से धन्यवाद करें। कितना प्यार, कितना आनंद, सुकून, शांतता। दुख में भी है तो भी कितनी लर्निंग्स, शिक्षाएं मिली है। आनंद में है तो भी शिक्षाएं मिली है। तो हर एक पल को पूरे मन से धन्यवाद करें। विजुअलाइज करें वो पल जहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा था। पूरे मन से धन्यवाद करें उस पल को। अपने शरीर को, शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद करें, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक। शरीर के हर एक पुर्जे को, अंग को पूरे मन से धन्यवाद करें। ये शरीर हमें हमारा सोल प्लान पूरा करने के लिए मौका दे रहा है।
धन्यवाद करेंगे हम धरती माता को। धरती माता भी हमें कितनी सारी सुविधाएं देती है। ये सुंदर नेचर, सारे एलिमेंट्स, क्रिस्टल्स, वाटर, जो भी देती है धरती माँ, वो सारी चीजें इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए पूरे मन से धन्यवाद करें। और अंत में जिन गाइड्स को, गुरुओं को आपने आपके साथ मेडिटेशन के लिए बुलाया था, उन सारे डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद करें गाइडेंस मिलने के लिए, देने के लिए। पूरे मन से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। हाथों में जो ऊर्जा समाई है वो सारे पहरे को, अपने शोल्डर्स को और उस बॉडी पार्ट्स को दीजिए जहाँ पे दर्द का अनुभव हो रहा था। और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए मास्टर्स। क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स हम नेक्स्ट वेडनेसडे 29th को 7 o'clock मिलने वाले हैं इंस्टेड ऑफ 8, जस्ट फॉर 29th नवंबर 7 to 8 होगा सेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से। जो मराठी साधक है, जो मराठी जानते हैं, उनके लिए एक चीज है। 25th नवंबर सैटरडे को एक मराठी बुक का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। प्लीज बी देयर। 4 o'clock होगा ये स्वाध्याय इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो ये मराठी बुक रमणा महर्षि के द्वारा, मतलब वो बात तो नहीं करते थे, लेकिन जो भी उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू बताया है, उसके उस पर लिखा गया है। तो प्लीज आइए 25th नवंबर सैटरडे। मी थैंक यू। पुस्तकाचं नाव पण सांगा.